बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 13 क्लास 12th, और उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। ठीक है, चलिए, तो ये सारा इसका चैप्टर फ्लो था। आज हम जीवन वृत्त विभिन्नताएं शुरू करेंगे, क्या होती है देखते हैं। उसके बाद समष्टि पारस्परिक क्रियाओं को देखेंगे, परभक्षण देखेंगे और शिकार के रक्षात्मक आवरण देखेंगे। ठीक है, या क्या क्या जो है हम रक्षात्मक उपाय यूज करते हैं हम या दूसरे एनिमल्स, उसके बारे में देखेंगे। और है छद्म आवरण, ठीक है, इसको देखेंगे, जिसको कॉमीफ्लेज कहते हैं। शुरू करते हैं, और पौधों में सुरक्षा के उपाय भी देखने हैं हमें। तो सबसे पहला है जीवन वृत्त विभिन्नताएं, कि ये हमने देख लिया कि कैसे लिविंग थिंग जो है रहती है पर्यावरण में, कैसे वो एबायोटिक फैक्टर से अफेक्ट होती हैं, कैसे एबायोटिक फैक्टर को अफेक्ट करती है। लेकिन जीव एक दूसरे से भी क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, और उन संबंधों में क्या क्रियाएं होती हैं, उन पॉपुलेशन में समष्टि के अंदर क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम जो है शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ ही एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी, है ना, लॉन्ग में शॉर्ट में कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, और नीट में भी। ठीक है, समष्टि जिस आवास में निवास करती है उसमें अपनी जनन योग्यता यानी कि उपयुक्तता या रिप्रोडक्टिविटी बढ़ाने हेतु विकसित होती है। जिस भी आवास में, पहले हमने कहा कि कोई नया जीव अगर एनवायरनमेंट में आया है तो पहले वो उसको क्या करेगा, अनुकूलन पैदा करेगा, अडेप्टेशंस करेगा। उसके बाद उसका सेकंड काम क्या होगा, अपनी समष्टि को बढ़ाना, जिसके लिए वो क्या करेगा, जनन करेगा। तो रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमेशा क्या करती रहती है, कोशिशें करती रहती है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा जो है स्पीशीज या संख्या बढ़ती रहे। और उसी को हमने एक नाम दिया था, इस फिटनेस को डार्विन फिटनेस भी कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये डार्विन फिटनेस फिर से आएगा। क्या है डार्विन फिटनेस? किसी भी जीव का अपनी अधिकतम क्षमता से जनन करना, या उसकी जनन करने की जो क्षमता है, जो फिटनेस है, उसको हम कह रहे हैं डार्विन फिटनेस। और समष्टि का विकास जनन योग्यता को बढ़ाने उच्च आर, ये आर वही है जो लास्ट लेक्चर में आया था, मैंने कहा था ये डार्विन फिटनेस के नाम से फिर से आएगा, ये वही है। आर मान के परिप्रेक्ष्य में होता है, ये वही आर है जिसको आगे चलकर डार्विन फिटनेस नाम दे दिया गया। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था N0ERT वाला, उसमें जो आर हमने बोला था इंट्रिंसिक फैक्टर, ये वही है इंट्रिंसिक फैक्टर को अब हम डार्विन फिटनेस कहते हैं। क्योंकि डार्विन ने यही कहा था कि जीव का किसी जगह स्टैब्लिश हो जाना यानी कि अनुकूलित हो जाना ही काफी नहीं है, उसका जनन करना और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करना भी उतना ही जरूरी है उसकी पॉपुलेशन के लिए। अब है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। अब मैंने कहा कि भाई हमने एबायोटिक का हम पे प्रभाव देख लिया, हमारा एबायोटिक पे प्रभाव देख लिया, लेकिन हम सब जीव आपस में भी कुछ क्रियाएं करते हैं और कुछ रिलेशनशिप हम में होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो वो क्रियाएं क्या होती है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पृथ्वी पर कोई भी जीव या पूरी समष्टि एकाकी जीवन नहीं जी सकती, अकेले जीवन बड़ा भारी होता है। पिक्चरें तो आपने देखी ही होंगी, है ना, मूवीज, है ना, अकेले अकेले बहुत बोर हो गया हूँ, जीवन मेरा नर्क हो गया, ऐसे डायलॉग्स तो आपने सुने होंगे। तो भाई अकेले जीवन यापन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा कोई आवास नहीं है जहां केवल एक ही समष्टि के जीव निवास करते हो। क्या आपने कोई ऐसा पृथ्वी पर, अभी तक आप जितनी भी जगह घूमे हो, कहीं ऐसी आपने जगह देखी हो कि जहां पे कोई एक ही पॉपुलेशन है, मतलब इंसान है तो सिर्फ इंसान ही है उस पे, और कोई समष्टि या पॉपुलेशन है ही नहीं, दूसरे भी हैं, प्लांट भी है, छिपकलियों की पॉपुलेशन भी है, चींटियों की पॉपुलेशन भी है ना, अलग अलग जीव है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई एक ही प्रकार का जीव या समष्टि आपको मिले। 2-3 प्रकार की समष्टि या उससे अधिक आपको क्या मिलेगी, वहां पे पॉपुलेशन मिलेगी। ठीक है, सहोपकारिता। अब क्या क्या पढ़नी है हमें चीजें, ये देख लो क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। जीवन में कौन कौन सी आपसी क्रियाएं होती हैं जीवों के बीच। सबसे पहली है सहोपकारिता, नाम बता रहा है, म्यूचुअलिज्म में दो प्रजातियों के बीच की पारस्परिक क्रिया से दोनों प्रजातियों को लाभ होता है।
ठीक है। उसके बाद है स्पर्धा। स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। सहोपकारिता, देखो सहोपकारिता मतलब सह मतलब साथ में, उपकारिता का मतलब उपकार करना, दोनों साथ में उपकार करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। स्पर्धा मतलब कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? भिड़ंत होती है, मतलब एक ही चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। एक ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों प्रजातियों को हानि होती है। भाई दोनों को क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि ये वो वाला कंपटीशन नहीं है कि एग्जाम दिया तो एक पास होगा और एक फेल। यहां पे जब दोनों लड़ेंगे तो दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा, ठीक है। हो सकता है कि उसमें से एक को खाना कम मिले और दूसरे की मौत हो जाए, ठीक है। चलिए, परभक्षण जिसको प्रीडिएटर्स बोलते हैं। परभक्षण में केवल परभक्षी को लाभ होता है। परभक्षी क्या होती है? देखो जैसे चूहा है ना, ये चूहा है और ये बिल्ली है, चूहा बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है। अब ये जो चूहा है ये क्या है? इसका शिकार। जबकि बिल्ली क्या है? बिल्ली इसको खाने वाली है, तो इसको हम बोलते हैं परभक्षी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नुकसान किसका होगा? चूहे का, क्योंकि मरेगा तो ये, जान तो इसकी जाएगी, तलवार तो इसके गले में लटकी हुई है, इसका तो लाभ ही लाभ है। तो परभक्षी को लाभ होता है किसमें? परभक्षण में। परभक्षण का मतलब दूसरों को खाना। पर का मतलब दूसरा, भक्षण मतलब खाना, दूसरे को खाना। तो अब जब दूसरे को खाया जा रहा है तो परभक्षी को तो लाभ हो रहा है, बिल्ली को तो लाभ होगा, जबकि उनके शिकार को हानि होती है। उनका शिकार मतलब जिसको हम कहते हैं प्रे इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रे को क्या होता है? भाई हानि होगी, उसकी तो मौत आनी है। और देखो तीसरा है परजीविता। परजीविता दूसरों पर जिंदा, दूसरों पर आश्रित, जिसको हम पैरासाइट्स कहते हैं, है ना। पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं? जैसे जुए, है ना। लाइस कहाँ रहती है? मनुष्यों के सर में रहती है। हमें कोई फायदा है उनके रहने से? नहीं है, हमारा तो वो खून चूस रही है ना। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं पहले दिया करती थी अपने लिए कि मैं आ जाती हूँ रोज आपका खून जलाने के लिए। तो भाई जो है परजीवी जो है वो क्या करते हैं? मैं आती हूँ जैसे रोज खून चूसने, लेकिन आपको उससे फायदा भी है, तो मैं आपके ऊपर वैसे तो पैरासाइट हूँ क्योंकि आपसे ही मैं बायो उड़ेल रही हूँ, लेकिन आपको उससे नुकसान नहीं है, फायदा ही है, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स में जो परजीवी है उसको तो लाभ होगा, जुओं को तो लाभ हो रहा है, आपका खून चूस रही है, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है। यानी कि जो पोषक है, जो होस्ट है, जैसे मानव, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मानव और जुए, मच्छर और जुए, मच्छर और मानव। मच्छर क्या करते हैं? आपको ऐसे किस करते हैं और आपका खून ले जाते हैं, आपको नुकसान ही कर रहे हैं, उनको तो कोई नुकसान है नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है? ये इनमें एक को फायदा एक को नुकसान, परजीविता है, ये दूसरों पे जीवन जी रहे हैं। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है परंतु दूसरी अप्रभावित होती है। तीसरा, ये सब पारस्परिक संबंध आ रहे हैं, अभी इनकी टेबल दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये पारस्परिक संबंध है जिनको हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, अभी लॉन्ग वाला डिस्कस भी शुरू करेंगे। तो इनमें क्या होता है? इसमें न तो हानि होती है और न ही लाभ। क्या हो रहा है? एक जाति को तो लाभ हो, लेकिन दूसरी जाति को न तो लाभ हो न हानि हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं सहभोजिता। सहभोजिता मतलब साथ साथ भोजन कर रहे हैं, है ना। एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। उदाहरण देती हूं मैं आपको, जैसे कुछ आर्किड्स के पौधे होते हैं, है ना। ये सब उदाहरण वैसे आ जाएंगे जब हम इनको डिटेल में करेंगे। कुछ आर्किड्स के पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधों पर अपने तने को फैला देते हैं, ऐसे, है ना। जैसे मान लो ये कोई पेड़ है और इस पे ये आर्किड का पौधा ऐसे फैला हुआ है। अब
अब ये फैला हुआ है, लेकिन ये फैल के इस प्लांट से कुछ नहीं ले रहा, ना तो उसकी खाने का अवशोषण कर रहा है, ना ही प्लांट को कोई नुकसान पहुंच रहा है। ये फैला क्यों हुआ है? क्योंकि ये नीचे रहता है तो इसको सनलाइट नहीं मिलती, क्योंकि पेड़ बहुत घने हैं ऊपर वाले, इसके पास सनलाइट पहुंच नहीं पाती, तो ये ऊपर चढ़ जाता है कि मैं छत पे रह के सनलाइट लूंगा, टेरिस पे चला जाता है। अभी टेरिस क्या है इसका? ये पेड़, तो ये इसके ऊपर जाता क्यों है? ताकि इसको सनलाइट मिलती रहे। तो इसको तो लाभ हो रहा है ऑर्किड को, लेकिन पेड़ को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वो पेड़ से कुछ भी नहीं ले रहा, ना तो उसका फूड ले रहा है, ना उसकी जड़ों के अंदर जा रहा है या उसके प्लांट की सेल्स के अंदर घुस रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ उसके ऊपर अपना सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपने वो टेंड्रिल पढ़े होंगे, है ना, टेंड्रिल्स, जो करेले की बेल होती है वो पास वाले पौधे का सहारा लेके ऊपर चढ़ती है, वो सिर्फ सहारा लेने के लिए उसके ऊपर चढ़ी, उससे कुछ ले नहीं रही। तो एक को तो फायदा होता है, दूसरे को ना तो फायदा है और न ही नुकसान, उसको बोलते हैं सहभोजिता। फिर है एमेलिज्म। एमेलिज्म क्या है? यह इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति तो अप्रभावित रहती है, लेकिन दूसरी को इस प्रक्रिया में हानि होती है। देखो, दोनों, एक में एक को लाभ हो रहा है, दूसरा अप्रभावित, एक में एक को हानि हो रही है और दूसरा अप्रभावित है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एमेलिज्म। अब टेबल देख लो, ये रही टेबल, ये एनसीईआरटी में बनी हुई है। क्या है? देखो, प्लस को यहाँ पे लाभ बताया हुआ है, प्लस से क्या बताया हुआ है? लाभ। माइनस का मतलब हानि, और जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, ना तो लाभ ना हानि। ठीक है, देखो पहला वाला है जो है वो है पारस्परिक क्रिया के नाम इधर दे रखे हैं, इधर जाति ब दे रखी है, क्योंकि दो जीवों में क्रिया बता रहे हैं ना भाई। ठीक है, और एक जाति अ और जाति ब, क्योंकि दो जीवों के बीच ही क्रिया हो रही है। पहली है सहोपकारिता। सहोपकारिता मैंने कहा था सह उपकार, सह का मतलब साथ में, उपकार का मतलब उपकार करना। उपकार तो समझते हैं, किसी पे एहसान करना। अब ये सह उपकार मतलब दोनों एक दूसरे पर उपकार कर रहे हैं, सह उपकार, तो दोनों को क्या हो रहा है? फायदा, इसको भी फायदा, इसको भी। शब्दों के टुकड़े कर लो, है ना, यही मैंने आपसे कहा था, बायो को पढ़ना है तो इंग्लिश वाले का कभी तो इंग्लिश वाले से मीनिंग आ जाता है, कभी हिंदी से आ जाता है, अभी हिंदी वाले से आ रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, स्पर्धा। स्पर्धा किसको कहते हैं? कंपटीशन। कंपटीशन में मैंने कहा ये हमारा वो रिटर्न वाला कंपटीशन नहीं है, दोनों को नुकसान होना है, कुछ ना कुछ नुकसान तो होना ही है। अब देखो, ऐसे अगर हम देखा जाए तो हम जो कंपटीशन देते हैं उसमें भी नुकसान होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है ना। जो दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, जीते चाहे जो भी, लेकिन नुकसान तो दोनों को है। अब वो नुकसान सिर्फ फिजिकली, मान लो उसकी बॉडी से कोई नुकसान हो रहा है ना, बॉडी की एनर्जी जा रही है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो नुकसान तो है ही। तो दोनों को क्या हो रहा है? इसमें नुकसान होता है। फिर आती है परभक्षण, जिसको प्रीडिएटर कहते हैं, प्रीडिएटिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? बिल्ली और चूहा याद करो, बिल्ली को फायदा होगा, चूहे को नुकसान, तो भाई एक को फायदा एक को नुकसान, एक में प्लस है एक में माइनस। ये टेबल से आपको चीजें आसानी से याद हो जाएगी, बस इसी को बना बना के लिख देना कि सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, प्रतिस्पर्धा में दोनों जातियों को नुकसान होता है, परभक्षण में परभक्षी को फायदा या लाभ होता है, जबकि जो प्रे होता है या शिकारी होता है उसको नुकसान होता है। परजीविता, पैरासाइटिक, है ना, जो पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है, जैसे जुए और इंसान। ठीक है, क्या हो रहा है? इंसान, भाई जुओं को तो फायदा हो रहा है, खून चूस रही है, जबकि इंसान को नुकसान हो रहा है। ठीक, सहभोजिता। सहभोजिता क्या हो गया? जिसमें हम कह रहे हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं? साथ साथ भोजन कर रहे हैं। अब साथ साथ भोजन कर रहे हैं तो भाई एक खाना बना रहा है, दूसरा खा रहा है। अब जो खाना बना रहा है उसको तो भाई मेहनत करनी पड़ रही है, और सामने वाले को तो बिल्कुल आसानी से मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसका कोई नुकसान हो रहा है। तो भाई इसमें क्या होगा? सहभोजिता में एक को तो फायदा हो रहा है, उसको तो खाना मिल रहा है बना बनाया, लेकिन जो खाना बना रहा है उसको भी ऐसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बस खाना ही तो बना रहा है। ऐसा थोड़ी कि खाना अपने में से जो है भूखा रह के उसको खाना दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो भाई प्लस एक को जाति को फायदा, जबकि दूसरी बात जाति जो है ना तो फायदे में रहेगी न ही नुकसान में। और ऐसे ही जो था अंतर जातीय परजीवी यानी कि एमिलिज्म, ये जाति के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते। इन सब के डिटेल एग्जाम्पल आएंगे, हम इन सब टॉपिक को डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि
हम बात करें किसकी, हाँ, जैसे कि हमने बात की जो पशु होते हैं कैटल, उनकी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, क्योंकि गाय वगैरह जो है चारा वगैरह खाती है तो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो उनको तो क्या होता है, गाय को तो फायदा हो रहा है, लेकिन उन बैक्टीरिया को ना तो कोई फायदा हो रहा है, नहीं नुकसान हो रहा है। इसका और बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपके दही खाने से, है ना। दही जो आप खाते हो उसमें लैक्टिक बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। आपको दही खाने से फायदा है क्योंकि आपका स्टमक अच्छे से वर्क करेगा, डाइजेशन प्रॉपर्ली होगा। लैक्टोबैसिलस को ना तो कोई फायदा है ना नुकसान है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल से आप कुछ लिख सकते हैं, वैसे मैंने कहा आ जाएंगे डिटेल में। परभक्षण यानी कि प्रीडेशन जिसको हम कह रहे हैं, ये एक फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टेबल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। एक जीवधारी जो परभक्षी यानी प्रीडिएटर कहलाता है, जब किसी दूसरे जीव का शिकार को खाता है तो यह पारस्परिक क्रिया परभक्षण कहलाती है, ठीक है। व्यापक संदर्भ में हिरण जैसे शाकाहारी जीवों को खाने वाले शेर या बाघ, सीधा सा एग्जाम्पल है, चूहे बिल्ली का कहा मैंने, यहाँ पे हिरण जो है उसको शेर खा रहा है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में परभक्षियों की विशिष्ट भूमिका होती है। परभक्षी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, फूड चेन चलती है हमारे, है ना, एनवायरमेंट में। खाद्य श्रृंखला नाम सुना होगा आपने, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। क्या होती है फूड चेन? फूड चेन ये होती है कि एक जीव जो है वो दूसरे जीव को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो ऐसे एक चेन चलती रहती है। और एक होता है फूड वेब, है ना। हर जीव के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। अब जैसे सांप मेंढक को भी खाता है तो सांप मच्छर को भी खाता है, तो एक जाल सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं फूड वेब यानी कि खाद्य जाल। तो ये जो परभक्षी होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि शेर ना हो तो शेर तो बहुत सारे जीवों को खाता है, सिर्फ हिरण को तो नहीं खाता। अगर शेर ही नहीं हो दुनिया में तो भाई हिरण और दूसरे जो जीव है जिनको शेर खाता है उनकी संख्या तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो फिर एक ऐसा समय आ सकता है कि जंगल में सिर्फ परभक्षी जो शेर जिनको खा रहा था, मीन्स वही हिरण है, गाय है, इन्हीं की संख्या बढ़ती रहे, दूसरे जीवों को मौका ही नहीं, जो छोटे वाले उनको तो मौका ही नहीं मिले। तो हम ये मानते हैं कि ये खाद्य श्रृंखला हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि सांप या मेंढक कीड़े खाता है, अगर मेंढक कीड़े नहीं खाए, छिपकलियां कीड़े नहीं खाए, तो भाई बारिश के दिनों में जितने कीड़े पैदा होते हैं आपका तो पूरी पृथ्वी कीड़ों से भर जाएगी, जितनी जल्दी वो ब्रीड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि परभक्षी यानी कि दूसरों को खाने वाले जो जीव है वो जरूरी है पारिस्थितिकी तंत्र में। यह विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण हेतु चैनल या कंड्यूस का क्या करते हैं के रूप में काम करते हैं। आपको पता है, आपने वो खाद्य श्रृंखला का रूल पढ़ा है कि हर लेवल पे 10% ऊर्जा ही क्या होती है, पास ऑन होती है। क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब हम खाद्य श्रृंखला में जाते हैं तो जैसे पौधे हैं, पौधों को कोई बकरी खा रही है ना, और बकरी को शेर खा रहा है, तो ये जो ऊर्जा का स्तर है वो 10% ही मिलता है। मतलब पौधों से जब बकरी ने खाया तो उसको 10% मिला, 10% में फिर बकरी को शेर ने खाया तो इसके पास जो टोटल ऊर्जा थी उसका 10% ही इसको मिला, फिर आगे 10% मिलेगा, तो 10-10% मिलता है। तो इसीलिए ये ऊर्जा का जो कंडक्शन है, जो कंड्यूशन है, उसको बनाए रखने के लिए जो परभक्षी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऊर्जा फ्लो होती रहती है। यह शिकार समष्टियों को नियंत्रण में रखते हैं। परभक्षियों की अनुपस्थिति में शाकाहारी प्रजातियों का समष्टिक घनत्व बहुत अधिक हो जाएगा, है ना। वही मैंने कहा, शेर अगर हिरण या गाय को या किसी को नहीं खाए तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और उनकी संख्या बढ़ेगी तो वो किसको खाएंगे, वो प्लांट को खाएंगे, तो प्लांट कम होते जाएंगे तो नुकसान ही होगा हमारे पर्यावरण को, ठीक है। तो शाकाहारी जंतु बढ़ जाएंगे, उनका घनत्व ज्यादा हो जाएगा तथा पारिस्थितिकी में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। शिकारी प्रजातियां पेड़ पौधों अर्थात वनस्पति को तेजी से भक्षण कर आवास में मरुभूमि जैसे लक्षण पैदा करती है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो पौधे खाएंगे, पौधे खाएंगे तो वो जो जमीन पहले हरी भरी थी, उपजाऊ थी, अब वो बंजर बन गई है,
क्या हो जाएगी, मरुभूमि में बदल जाएगी, डेजर्ट में बदल जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि पौधे खत्म हो जाएंगे। पौधे नहीं है तो मिट्टी पे असर होगा, मिट्टी फिर धीरे धीरे अनुपजाऊ बन जाएगी। अनेक परभक्षियों का प्रयोग पीड़कों के जैव नियंत्रक में भी किया जाता है। कुछ ऐसे परभक्षी भी है जिनको हम जैव नियंत्रण में, आप चैप्टर पढ़ के आए हैं, वो हमने यूज की लेडी बर्ड का यूज हम करते हैं ताकि वो एम्फिड्स को खा जाए, है ना, और हमारा प्लांट जो है वो सुरक्षित रहे, लास्ट चैप्टर्स में। परभक्षी शिकारी प्रजातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर हम इसको कम भी कर दें या स्पर्धा को कम कर दें तो हम भी पारिस्थितिकी को क्या कर सकते हैं। देखो दोनों ही नुकसानदायक है। ज्यादा अगर शेर भेड़ बकरियों को खाने लगे तो भी नुकसानदायक है और नहीं खाएंगे तो भी नुकसानदायक है ना। बैलेंस बना रहना चाहिए। जैसे कि देखो ऑस्ट्रेलिया में 1922, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का और इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। दशक में कैक्टस प्रजाति नागफनी या प्रिकली पियर, ये नाम याद रखना है आपको। ये नागफली क्या है, कैक्टस है, प्रिकली पियर, ये ऑस्ट्रेलिया में लाए थे, का प्रवेश कराया गया। ठीक है, यह कैक्टस शीघ्र ही लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गया और एक अनियंत्रित खरपतवार बन गया, है ना, वीड बन गया। ये वीड्स क्या होते हैं, जो हर जगह उग जाते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन ये उग जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, ये उगेंगे तो एक तो जमीन घेरेंगे, दूसरा ये इनमें ऐसी ताकत होती है, मैजिकल पावर होती है, ये दूसरे आसपास के पौधों को भी हड़पने लग जाते हैं, उन पे ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं कि उनसे ज्यादा ये ग्रो करते हैं उन सबको। फिर अब ये जल्दी जल्दी ग्रो करें तो सॉइल की सारी ताकत तो यही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जो बेचारे गरीब वाले पौधे हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता, तो वो फिर नष्ट हो जाते हैं, है ना। खरपतवार जिनको कहते हैं, खेतों में भी उग जाते हैं। तो ये खरपतवार के रूप में अनियंत्रित रूप से फैल गया। अब ये तो भाई नुकसान हो गया, इसी को फिर निपटारा करने के लिए दूसरी तरकीब अपनाई गई, तबाही मचा दी इसने। अतः कैक्टस को खाने वाले एक परभक्षी शलभ के प्रवेश द्वारा इस आक्रामक कैक्टस पर नियंत्रण पाया गया। फिर क्या किया, एक शलभ लेके आए हम, मौत, उसकी मौत लेके आए हम, मौत, ठीक है, और इसकी क्या थी, ये मौत थी। इसको ले आए और इसने इस पिकली पाइन को खाना शुरू कर दिया। खाया तो धीरे धीरे ये खरपतवार कम होता गया है। ठीक है, ये क्या है, ये पूछा जाता है कि क्या लेके आए थे इसके लिए और इस कैक्टस का नाम क्या था। परभक्षी नियंत्रण की विधि है ये। अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तट के चट्टानी अंतरज्वारीय समुदायों में पाइसेटर नाम का तारा मछली एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। ठीक है, ऐसे ही क्या करती है, जो पाइसेटर है वो अमेरिका के महासागरीय तट पे निवास करती है और दूसरे छोटे जीवों को खाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने एक प्रैक्टिकल आपके उसमें दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि इन्होंने क्या किया, उस पाइस्टर को वहां से निकाल लिया। अब जब उस पाइस्टर को वहां से निकाल लिया तो क्या किया, वहां पे जो जिसको ये खाती थी, ये किसको खाती थी, ये तारा मछली थी जो छोटे छोटे जीवों को खाती थी। अब जैसे ही इसको वहां से निकाल लिया तो वहां पे वो जो छोटे जीव थे उनकी संख्या बहुत बढ़ गई और उस तट पर दूसरी मछलियों के कंपैरिजन में, तारा मछलियों के कंपैरिजन में उन छोटे जीवों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और फिर वो छोटे जीव आतंकी बन गए। ठीक है, तो ऐसा ही एक ये उदाहरण भी है। वैसे ये एग्जाम्पल बहुत पूछा हुआ है काफी जगहों पे, इसलिए इसको तो ध्यान रखना ही है। ये एक और एग्जाम्पल है इसका। अब है शिकार के रक्षणात्मक उपाय। हम परभक्षण पढ़ रहे हैं। परभक्षण क्या होता है, दूसरे जीवों को खाना। तो अब जीव किसी दूसरे जीवों को खा रहा है, लेकिन दूसरा जीव भी क्या करेगा, भाई ऐसे तो नहीं, ले मुझे खा ले, ऐसे तो नहीं बोलता। देखा किसी को, आ बैल मुझे मार, ऐसे नहीं बोलता। या चूहा बिल्कुल सामने आ जाता है बिल्ली के, खा लेना मुझे खा लेना, ऐसे तो नहीं करता। बचने के उपाय, तो भाई ये जो दूसरे छोटे शिकारी हैं जो अपने परभक्षी से बचना चाहते हैं ताकि अपना उनका परभक्षी उसे न खा ले, उसके लिए वो क्या क्या उपाय करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शिकार के रक्षात्मक आवरण। ये शिकार मतलब वो शिकार नहीं, शिकार यहाँ पे बोला है प्रे को, जो मरने वाला है, जिसको खाया जाने वाला है, बलि का बकरा है जो, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकार प्रजातियों से अनेक प्रकार की रक्षात्मक विधियां अर्थात सुरक्षात्मक उपाय विकसित किए गए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सबसे पहला है छद्म आवरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोमोफ्लेज। ठीक है, कोमोफ्लेज कहते हैं। क्या है कोमोफ्लेज? कोमोफ्लेज ऐसी तकनीकें हैं जो शिकार मतलब प्रे जो है वो अपनाता है अपने परभक्षी से बचने के लिए, है ना। अब वो कैसे? भाई चूहा है तो चूहा तो दिखेगा ही, बिल्ली के तो दिमाग में फोटो फिट है कि चूहा ऐसा दिखता है। अब अगर चूहा कुछ और बन जाए, आप वो टॉम एंड जेरी देखते हो कभी, है ना, उसमें वो टॉम जो है वो पड़ा रहता है, लेकिन जेरी उसको अलग अलग तरीकों से जो है मजा चकाता रहता है, कभी वो कुछ बन जाता है, कभी वो कुछ। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करता है शिकारी जो है, लेकिन ये सब में नहीं होता। अब मैं कह रही हूँ चूहा, तो चूहा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ शिकार होते हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रे टाइप के। वही टॉम एंड जेरी को किसी दिन जेरी मिल जाती है, जेरी मिल जाता है। तो ऐसे प्रे जो अपने आप को कुछ ऐसा चेंज कर लेते हैं ताकि उनका परभक्षी उनको पहचान ना पाए। छद्म आवरण मतलब झूठा आवरण लपेट लेते हैं अपने ऊपर ताकि उनका शिकारी उनका जो परभक्षी है वो उनको नहीं पहचान सके। देखो यहाँ पे आपको दो फोटोज दिख रहे हैं, है ना। ये पत्ती है, ये पत्ती है, आपको लग रहा होगा ये भी पत्ती है। मतलब आपको तो, आप तो इंसान हो, आप में बहुत दिमाग है, हम तो होनहार बच्चे हैं, बड़े शैतान हैं। ठीक है, हमसे क्या छुपाया है, तो हम तो भाई जीनियस हैं, हम तो पहचान ही लेंगे कि ये एक गिरगिट है। लेकिन गिरगिट को खाने वाला जो परभक्षी है, जो एनिमल है, उसमें इतना दिमाग नहीं है ना हमारे जितना, तो वो तो समझेगा यार ये भी पत्ता है, ये भी पत्ता है, ये भी पत्ता है, सब पत्ते ही है। बिल्कुल देखो आप सेम दिख रहा है, कोई ऐसे चेंज नहीं है। पर ये क्या है, एक लिजार्ड है। गिरगिट तो मैंने बोल दिया एक प्रकार की लिजार्ड है जिसने अपने आप को जहां पे वो बैठी है पत्तों में उसके जैसा रंग रूप ढाल लिया है। ऐसे ही होती है एक स्टिंग इंसेक्ट, है ना। स्टिंग इंसेक्ट होता है एक ऐसा ब्राउन कलर का, बुक में आपके शायद फोटो भी दे रखा है, फोटो क्या डायग्राम दे रखा है शायद, है ना। वो लकड़ी जैसा दिखता है, मतलब वो कहीं भी सूखे पेड़ पे बैठ जाएगा तो आपको लगेगा लकड़ी। और मैंने तो उसको देखा भी है ना। आपने पता नहीं, इसको भी देखा है मैंने, ये भी बहुत देखा है मैंने। ये देखो, ये भी एक इंसेक्ट है, लेकिन इसकी पंख देखो पत्ती जैसे हैं। तो ये पत्तियों के बीच में अगर बैठ जाता है तो पता नहीं चलता कि ये पत्ती है या कीड़ा। तो ये अपने परभक्षियों से, पक्षी वगैरह खाते हैं कीड़े, तो उनसे बच जाता है। इसको कहते हैं कॉमीफ्लेज, छद्म आवरण। ऐसे ही एक होती है मिमिक्री। अब कभी आपने सुनी हो तो मिमिक्री भी होती है। अब ये मिमिक्री है ना, आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, बहुत प्रकार की मिमिक्री होती है। बुस्टेलियन, है ना, मुलेरियन, ये मिमिक्री होती है। इसमें अलग अलग एनिमल दूसरे एनिमल की नकल करके अपने आप को बचाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक मिल्क स्नैक होता है ना, एक मिल्क स्नैक, एक सांप होता है, वो बिल्कुल पॉइजनस नहीं होता, लेकिन अपने आप को वो कोरल स्नेक जैसा कलर और रंग रूप चेंज कर लेता है ताकि उसके शिकारी उसको कोरल स्नेक समझे, जो कि पॉइजनस होता है। तो वो समझते हैं यार ये कोरल स्नेक है, इसको नहीं खाना, ये तो ढस लेगा, जबकि वो होता मिल्क स्नेक है। उसने सिर्फ अपना कलर वैसा कर लिया है ताकि लोगों को धोखा दे। बहरूपिया समझते हैं, बहरूपिया, झूठा दिखावा, वैसी ही ये चीजें हैं, छद्म आवरण। और वो बहुत प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बुस्टेलियन अलग होती है, मुलेरियन, मिमिक्री अलग होती है। अपने परिवेश में मिल जाना या वैसे ही बन जाने जीव की क्षमता छद्मावरण कहलाती है। अपना आसपास का परिवेश जो है वैसा बना लेते हैं। छद्मावरण अलग है, मिमिक्री अलग है। मिमिक्री में तो वो किसी दूसरे जीव की तरह दिखता है, यहाँ पे क्या करता है, अपना आसपास के वातावरण जैसा हो जाता है। जैसे गिरगिट को भी आपने देखा हो, गिरगिट रंग बदलता है ना, जहाँ पे वो जाता है उस कलर का हो जाता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से। कीटों व मेंढकों की अनेक प्रजातियां अपने अपने परभक्षियों से बचने के लिए छद्म आवरण की सहायता लेती है। वॉकिंग स्टिक, जो मैं ये एग्जाम्पल दे रही थी, किसी पेड़ की टहनी जैसे लगते हैं,
कुछ कीट बिल्कुल हरी पत्ती जैसे दिखते हैं, ये रहा हरी पत्ती जैसा दिख रहा है, ठीक है। कुछ पेड़ों की छाल के रंग में इस तरह घुलते मिलते हैं कि उन्हें आसानी से देख पाना संभव नहीं होता। कुछ कैटरपिलर, यानी कि कैटरपिलर तो समझते हैं ना, कई बार हमारी सब्जियों में भी निकल आती है जो कैटरपिलर, बटरफ्लाई की कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर छोटे छोटे लेग्स होते हैं जिसके, तो कैटरपिलर पक्षियों के मल सदस्य नजर आती है, ऐसी हो जाती है। पॉटी देखी आपने बर्ड्स की? अरे देखा करो भाई, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, यही तो देखना है आपको। ऐसी सी होती है ना, वाइट और ग्रे कलर की। तो कई बार ये कैटरपिलर भी ऐसी हो जाती है, ऐसी कैटरपिलर देखिए ना, कई बार सब्जियों में निकलती है ग्रीन कलर सी, तो वो ब्राउन भी होती है। अब ये और ये आपको सेम लग रही होगी, है ना, लेकिन ये तो पॉटी है। आपको लेकिन मेरे को कैसे पता? तो मैंने बनाई है इसलिए मुझे पता है कि पॉटी है, और ये कैटरपिलर है ठीक है। तो ये जो है वो मल की तरह दिखने लग जाती है, ताकि बर्ड सोचे है ये तो पॉटी है, छी 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 छी, ऐसे करके चले जाए, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में सुरक्षा के उपाय। अब ये तो हो गए एनिमल, बेचारे पौधे क्या करें, पौधे भी कम नहीं है, कोई कम नहीं है, कलयुग, घोर कलयुग। कुल कीटों के लगभग 25% पादप भक्षी या फाइटोफेग्स हैं। फाइटोफेगस का मतलब वही, फाइटोफेगस मतलब वही, खाते हैं बहुत सारे जीव इनको। अतः पौधों ने शाकाहारियों के विरुद्ध अनेक प्रकार के आकारिकी व रासायनिक सुरक्षा उपायों का विकास किया है, ठीक है। आकारिकी उपाय, अब आकारिकी देख लेते हैं। आकारिकी मतलब फिजिकली उन्होंने क्या चेंज किया, रूप रंग में क्या चेंज किया है। बबूल कैक्टस, बबूल के भी देखे आपने, कैक्टस भी देखा है, के कांटे, बोगेनविलिया के कंटक, थॉर्न्स, बोगेनविलिया में भी कांटे होते हैं। शाकाहारी जीवों से बचने के लिए सामान्यतः आकारिकी उपाय। हालांकि कैक्टस में जो कांटे हैं वो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए भी है, लेकिन वो इसकी बदले दूसरे एनिमल से भी बच जाता है। अगर कांटे नहीं होते तो भाई एनिमल्स को तो खाना चाहिए, अब तना दे दो या पत्ती दे दो, उन्हें तो खाने से मतलब है, तो बच जाते हैं। ऐसे बबूल में भी कांटे होती हैं, वो ऐड याद आ जाता है, मैं बबूल वर्ड सुनती हूँ, बबूल बबूल पैसे वसूल, वो दंत मंजन का ऐड आता था जो। अब रासायनिक उपाय क्या है? तो भाई इसमें क्या करते हैं, कुछ पौधे ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं अपने अंदर, ताकि अगर कोई इसे खाए तो दोबारा ना खा पाए, या तो सलट ही जाए या फिर इसको नहीं खाना, ऐसे करे। जैसे नीम है ना, नीम आप बहुत कम, रेयरली लोग जो है वो नीम खा पाते हैं। जैसे मैं तो नीम का जूस पीती हूँ कभी कभी, मैं करेला भी खाती हूँ, करेला तो मेरा फेवरेट है ना। तो ये क्या है, ये उनके कुछ ऐसे चीजें हैं ताकि दूसरे शिकारी उनको नहीं खाए। इसलिए गाय करेले नहीं खाती, बचने के उपाय। लेकिन उनको पता नहीं था ना कि फ्यूचर में इंसान नामक चीज आने वाली है जो सब कुछ खा जाएगी, है ना। प्रिया राठौर जैसे कुछ बंदे आएंगे जो करेले भी खा जाएंगे, नीम भी खा जाएंगे। पेड़ पौधे द्वारा शाकाहारियों के उत्पादित किए जाने वाले 10,000 से भी अधिक प्रकार के ऐसे विषैले पीड़ककारी पदार्थों की पहचान हो चुकी है। भाई संख्या बहुत ज्यादा है। वास्तव में पेड़ पौधे द्वारा चरने वाले शाकाहारी जीवों से अपनी सुरक्षा हेतु उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये, क्यों इनमें ये केमिकल्स आ रहे हैं, ताकि इनको दूसरे जीव खाए नहीं। जैसे आपने वो देखा होगा आंकड़ा, है ना, आंकड़ा देखा है, आंख ऐसी पत्ती होती है जिसकी, है ना, शिवजी को जो चढ़ाते हैं, पर्पल कलर का फ्लावर होता है। जो 11th की क्लासेस देख रहे हैं उनको तो पता होगी आंख। उसको कोई एनिमल नहीं खाता, क्योंकि उसमें एक ऐसा मिल्क जैसा, दूध जैसी चीज निकलती है जो दूसरे एनिमल्स को खाई होगी, कभी ना कभी किसी ने ट्राई तो किया होगा, नुकसान पहुंचाती है, तो उन्होंने सब में फैला दी है बात, इसको मत खाना, ये पेट खराब कर देता है, ऐसे, ठीक है। हम भी सारे प्लांट थोड़ी ना खाते हैं, आप मतलब मैक्सिमम सब्जियां आप खाते हैं, लेकिन सब नहीं खाते, क्योंकि उनमें या तो कोई ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो कहते हैं नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इनमें प्रमुख निकोटीन, भाई ये निकोटीन तो खाते हैं हम, है ना, बीड़ी सिगरेट, उसमें निकोटीन होता है। बताओ, विषैला पदार्थ है, लोगों को समझ नहीं आ रही है अभी तक कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए। क्विनिन, स्ट्रिक्निन, अफीम, ये भी बहुत लोगों का चहेता है, कुछ लोगों का। ड्रग्स, है ना, कैफीन, चाय में होता है जो, जमाने हो गए लोगों को कहते हुए चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, आज छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे, है ना, पीने तो छोड़ना है नहीं उनको।
तो भाई कोकेन ये सब क्या है भाई, ये इन्होंने अपने लिए अपनाए थे कि लोग इनको जो है, जैसे तंबाकू, उसको भी कोई गाय या कुत्ता, या मतलब कुत्ता तो खाता ही नहीं, खैर गाय नहीं खाती, या जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं वो नहीं खाते, लेकिन इंसानों को देखो भुक्कड़, उससे वो बना दी सिगरेटेर बीड़ीर है। तो ये उनको पता नहीं था ना कि आगे एक भयानक सा प्राणी आने वाला है, मनुष्य, 2 पैरों वाला जानवर, वो हमें कुछ नहीं छोड़ेगा। तो अब ये क्या है भाई, कैफीन वैफीन ये सब किस लिए डले हुए हैं, ताकि इनको वो एनिमल्स न खाए प्लांट के अंदर, ठीक है। इसीलिए तंबाकू को कोई नहीं खाता, अफीम को कोई नहीं खाता, कोई एनिमल नहीं खाता, इसकी पत्तियां वगैरह, मतलब इसका फ्रूट वगैरह, पर हम इनको एज अ दवाई या दूसरे उल्टे कामों में भी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर, और अभी हमने फिनिश किया है परभक्षण, बाकी की कहानियां और बाकी है, सौपकारिता वगैरह, एमिनलिज्म, ये सब, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास का इंतजार।